जिसमें द फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी द लिविंग फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम जी.एन. रामाचंद्रन जी पे आते हैं। अब उन्होंने क्या करा था, कोलिजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और उनकी इस डिस्कवरी नेचर में 1954 के अंदर पब्लिश हुई थी। उन्होंने अपने रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू कॉन्फर्मेशन एनालिसिस भी बताए थे प्रोटीन्स के साया और फाया एंगल्स के बारे में बताया था। इसके बाद फिर चैप्टर में हम एंट्री करते हैं तो उसके अंदर हमें लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, जिसमें वही हमारी जो फर्स्ट जो लिविंग स्टेट वाला आते हैं सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है लिविंग फॉर्म्स में, मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती है, कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, ये सारे डिफाइनिंग हो गए। फिर रिप्रोडक्शन है, नॉन डिफाइनिंग है पर हाँ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। फिर ग्रोथ है जो कि दोनों में देखने को मिल सकती है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल वाली। इसके बाद हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक सिंगल सेल का एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल होता है, क्योंकि वही एक सेल सारे जो एसेंशियल फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड उसमें बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं और उसमें प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद फिर सारी डिस्कवरीज आ गई थी कि डिस्कवरीज़ में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद हमारे वो सेल थ्योरी आ गई थी। सेल थ्योरी में 1838 में मैथ्यू शिलेडियन, जो कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स की स्टडी करी थी और प्लांट्स वो ब्रिटिश की जगह जर्मन हो गया है, जर्मन बॉटनिस्ट जर्मन जोलॉजिस्ट करेक्शन होकर के आया है, दोनों जर्मन हो गए हैं कि दोनों ब्रिटिश हो गए। हाँ ठीक है, तो एक जर्मन बॉटनिस्ट है जिन्होंने प्लांट्स की स्टडी करी थी और उन्होंने बताया था कि ये जो प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने हुए हैं और ये सेल्स आगे जाके टिश्यूज़ बनाते हैं डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। फिर 1839 के अंदर जो जर्मन जूलॉजिस्ट है श्वान, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स की स्टडी करी थी और एनिमल सेल्स की स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि इन सारे सेल्स में एक डीलिमिटिंग हमें बाउंड्री देखने को मिलती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से अभी जानते हैं। और इन्होंने उनकी कुछ प्लांट्स पे बेस भी स्टडी थी और उनके प्लांट्स की स्टडीज़ के बेस पे उन्होंने कहा कि प्लांट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल का, जो कि बेस्ड ऑन हिज स्टडीज़ ये लाइन लिखी हुई है। इट मीन्स कि मैथ्यू शिलेडियन की जो स्टडी थी उसको देख करके श्वान ने बोला था कि प्लांट्स में भी एक यूनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, आगे। फिर उनके बाद कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स, ये हमारे पहले श्वान ने बोला था। फिर दोनों ने मिलकर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स, ये दोनों ने मिलकर बोला। अब इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दी, अब क्या एक ड्रॉबैक था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, जिसमें पहला स्टेटमेंट तो सेम ही था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स। सेकेंड उन्होंने बोला था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, की सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स जो है हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। इसके बाद ये हो गया। अब फिर हम यानी ओवरव्यू ऑफ सेल पे जाते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल में पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बात करेंगे कि हाँ ये सेल मेम्ब्रेन हमें प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में सेम देखने को मिलती है। ये इंटरैक्शंस करती है आउटर एनवायरनमेंट से, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। फिर न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस हमारा डेंसली स्टेट हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, इसमें अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं तो जो कि हमारे एक सेल को लिविंग स्टेट में रखने में काम आता है। फिर उसके बाद हम अलग अलग यानी सेल्स के साइजेस पे बात करेंगे। साइजेस में हमें डिफरेंट जो उनका शेप और साइज़ है वो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमें आरबीसी का राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप देखने को मिलेगा और लॉन्ग ब्रांच्ड शेप हमें न्यूरॉन के देखने को मिल जाएंगे और राउंड ऐसे मीजोफिल सेल्स राउंड मिल जाएगी, इनलॉन्गेटेड ट्रैकीड सेल्स मिल जाएगी। इसमें जो आरबीसीज है उनका साइज़ 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर दे रखा है। एक जो बैक्टीरिया है टिपिकल टू 1 to 2 माइक्रोमीटर का होता है पर ये 3 to 5 तक जा सकता है। और पीपीएलओ का साइज़ भी दे रखा है 0.02 तो वायरसेस का है, 0.02 से 0.2 तक वायरसेस का साइज़ है। एक पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर दे रखा है और माइकोप्लाज्मा भी 0.3 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। ये तो सारे साइजेस की बातें हो गई। अब इसके
बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं। Prokaryotic- सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, बाउंड हाँ, सेल हाँ। ऑर्गेनेल बोलो। ठीक है, सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स में जो डबल मेम्ब्रेन है वो तो हमारे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। नहीं, ER भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आ जाएगा। और फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में हमें सेंट्रियोल्स देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोलस जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो उनके चारों तरफ RNA और प्रोटीन की ऐसे मटेरियल तो रहता ही है। उसके बाद अब फिर वहाँ पे आ गए, नहीं ER पे हमें राइबोसोम्स जो है हमें साइटोप्लाज्म में ही नहीं देखने को मिलते, हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और ये RER की सरफेस पे भी देखने को मिलते हैं। और RER जो है वो न्यूक्लियस के कंटिन्यूस मेम्ब्रेन में भी होता है। अब इसके बाद प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सोल मेंबर्स जो है हमारे बैक्टीरिया होते हैं। इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, BPLO भी आते हैं, जो कि बैक्टीरिया ही है मतलब। और इसके बाद बताया गया कि इनमें सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे तो बहुत सिंपल होता है, पर ये केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इनके न्यूट्रिशन में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया के बेसिक शेप्स हमें बताए गए हैं कि 4 बेसिक शेप्स के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक होता है बैसिलस जो कि रॉड शेप होते हैं, स्पाइरलम स्पाइरल शेप, कोकस जो कि स्फेरिकल होते हैं, फिर विब्रियो कॉमा शेप। ये सारे शेप्स हो गए बैक्टीरियाज के। फिर उसके बाद हम इन्हें प्रोकैरियोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोई सिंगल कंपार्टमेंट नहीं देखने को मिलता है और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है और कोई भी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इसमें सिर्फ राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि 70S टाइप्स के होते हैं। अब इसमें अब हाँ, जीनोमिक और नॉन जीनोमिक DNA। जीनोमिक DNA में इसमें हम न्यूक्लियोइड की बात करेंगे। न्यूक्लियोइड एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। इसे हम सिंगल क्रोमोसोम के हिसाब से भी जान लेते हैं। फिर ये तो जीनोमिक में DNA हो गया। इसके अलावा इसमें हमें एक नॉन जीनोमिक DNA भी मिलता है, एक्स्ट्रा जीनोमिक DNA जिसे हम बोलते हैं, जिसे प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ये कुछ सर्टेन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हमारे बैक्टीरिया को देता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो भी अगर हमें बैक्टीरियल का ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो वो हम बायोटेक में इसी के ऊपर कर करके देखते हैं। फिर प्लाज्मिड हो गया। अब इसमें हमें प्रोकैरियोट्स में कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जैसे इंक्लूजन बॉडीज़ भी देखने को मिलती है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को नहीं मिलती। फिर इसके बाद इसके सेल के मॉडिफिकेशंस पे आ जाएंगे। सेल की मॉडिफिकेशंस में इसमें हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं, मीसोसोम्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, DNA डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल के डुप्लीकेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया जिससे एंजाइम का कंटेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। और डिवीजन जो है जेनेटिक मटेरियल का इनटू द डॉटर न्यूक्लियस, इसमें भी हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ ऐसे जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, इनमें भी हमें एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं जिनके अंदर पिगमेंट स्टोर होता है, उन्हें क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। ये हो गया। इसके बाद राइबोसोम्स की बात करेंगे। नहीं, सेलुलर मॉडिफिकेशंस में सेल वॉल के इनके कुछ एक्सटेंशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पिल्लाए हो गया, फिमरे हो गया, फ्लैजिला हो गए। तो ये फ्लैजिला जो होते हैं ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, डिफरेंट नंबर और अरेंजमेंट इनका देखने को मिलता है। और पिल्लाए और फिमरे जो है इनका मोटिलिटी में कोई फंक्शन नहीं है। और पिल्लाए तो पिलीन ट्यूब्यूल यानी स्पेशल प्रोटीन के पिलीन के बने हुए होते हैं। और जो फिमरे हैं ये स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ये सेल से बाहर निकलते हैं और जो कि होस्ट टिश्यू से अटैच करने के लिए और रेबडॉक्स जो होते हैं रिवर स्ट्रीम से वहाँ से अटैच करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद राइबोसोम्स के बारे में आज आते हैं। तो राइबोसोम्स हमारे प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के देखने को मिलते हैं जो कि 50S और 30S सब यूनिट्स का कॉम्बिनेशन से मिलता है। दोनों जो सब यूनिट्स है वो मैग्नीशियम आयन की वजह से साथ में जुड़ती है। इसके बाद ये जो राइबोसोम्स है प्रोकैरियोट्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं। अब यहाँ का जो DNA है ये पूरा का पूरा mRNA में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है। इसलिए वो सिंगल कंपार्टमेंट के अंदर जो mRNA है उससे सेलुलर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और एक पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी से ही फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये प्रोकैरियोट हो गया पूरा। इसके बाद इंक्लूजन बॉडीज़ या इंक्लूजन बॉडीज़ में जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऐसी इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में स्टोर होता है और ये स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऐसे देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे।
अब इन्हीं इंक्लूजन बॉडीज़ का एक स्पेशल टाइप है गैस वेहिकल्स, जिसमें मेटाबॉलिक गैसेस स्टोर होती है। ये हमारे बीजी, ब्लू ग्रीन, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलते हैं और ये बायंसी प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को। और फिर इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स आ जाएगी। यूकैरियोटिक सेल्स में एक एक करके पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स वो जिनके अंदर वेल डिवाइड हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, अलग अलग सिंगल कंपार्टमेंट नहीं होता, कंपार्टमेंटलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं यूकैरियोट्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं और नंबर ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अकेला एक फ्लैजिला ही होता है लोकोमोशन के लिए, और साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट वगैरह ये नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये देखने को मिलते हैं। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है जो स्किप कर जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा मिलने का मतलब है कि शूलोपोडिया भी है, सीलिया भी है, फ्लैजिला भी है, ये सभी टाइप के मूवमेंट आपको यूकैरियोटिक सेल में तो देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक में तो सिर्फ एक ही होता है, फ्लैजिला, ऐसा रहता है। आगे बोलो। अब फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था 1950 से, उससे पहले के जो केमिकल स्टडीज़ थी उसके बेसिस पे हमने कहा था कि भाई ये तो लिपिड की बाइलेयर है, जिसमें जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ रहता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की है वो अंदर की तरफ रहती है। इसमें फिर आगे जो ये जो स्टडीज़ हमने की थी ये हमने आरबीसी की मेम्ब्रेन पर की थी, और फिर इनके अंदर बाहर की स्टडीज़ में पता पड़ा कि प्रोटीन्स भी मिलते हैं। नहीं, जो एक लिपिड होता है सबसे ज़्यादा फॉस्फोग्लिसराइड्स यूज़ होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स यूज़ होते हैं लिपिड्स का फॉर्म। इसमें फिर प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। प्रोटीन्स जो है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे हमने डिफरेंट करे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, या इंटीग्रल या पेरिफेरल। इंटीग्रल में भी टोटली बरीड और पार्शियली बरीड होते हैं, फुली बरीड या पार्शियली बरीड। इसके बाद फिर ये जो प्रोटीन्स का और ये कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है थोड़ी जो चाहिए होती है सेल मेम्ब्रेन को। इसके बाद ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का अमाउंट जो है वो डिफरेंट सेल्स में वेरी करता है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो इसमें 52% प्रोटीन देखने को मिलता है, 40% हमें लिपिड कंटेंट देखने को मिलता है, बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल ये सारा आ जाता है। इसके बाद 1972 के अंदर एक फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, जिसमें इन्होंने कहा था कि फ्लूइड नेचर, कॉजी फ्लूइड नेचर बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि कॉजी फ्लूइड नेचर के कारण लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स जो है वो पॉसिबल हो पाता है, और इसी को ही एज अ मेजर ऑफ फ्लूइडिटी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेते हैं। अब ये फ्लूइडिटी हमारी बहुत ज़रूरी होती है सिक्रीशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, सेल टू सेल इंट्रैक्शंस के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी जो ये फ्लूइडिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स की बात कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट्स में सिलेक्टिवली परमेबल होती है, तो सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अंदर आउट होने देती है। इसमें जो नॉन पोलर सल्यूट्स है वो तो हमारे ईजिली ट्रांसफ़र कर जाएंगे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, पर जो पोलर सल्यूट्स है वो हमारी हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल से ऐसे पास ऑन नहीं कर सकते, तो इनके लिए हमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन चाहिए होता है। कोई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस हमें ट्रैवल कराना होता है तो उसके लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। इसका एग्जांपल दे रखा है 3NA2 के पंप। वाटर का अगर डिफ्यूजन हुआ तो उसे स्पेशल केस ऑस्मोसिस बोल दिया जाता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बातें हो गई। फिर सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये हमें फंजाई में देखने को मिल जाएगा काइटिन का, और प्लांट्स में देखने को मिल जाएंगे। अब फिर इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने के लिए वो प्लांट्स की सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में बताया है। जैसे एल्गी की सेल वॉल में हमें सेलुलोज, गैलेक्टेंस मैनन्स और सम मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। फिर हायर प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब प्राइमरी वॉल, अब जब यंग स्टेम्स होती है उनके अंदर में प्राइमरी वॉल देखने को मिलती है, जिसके कारण जिसमें ग्रोथ पॉसिबल होती है। और फिर जब बाद में इनका डिफ्रेंसिएशन होता है तो कुछ डिपोजिशंस आते हैं, तो इनर साइड की सरफेस यानी इनर तरफ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर, और जो प्राइमरी वॉल थी उससे अंदर एक सेकेंडरी वॉल जनरेट होती है उनके डिपोजिशंस के थ्रू। फिर उसके बाद ऐसे सेलुलर में ग्रोथ पॉसिबल ये सब नहीं है। फिर मिडिल लैमेला की बात करें, मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, जो कि डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को ग्लू करने में काम आती है, और ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस के थ्रू क्रॉस हो जाती है। मतलब सेल वॉल और
मिडिल लेमेला को प्लाज्मोडेस्मेटल करेक्शंस ट्रैवर्स करके चल जाते हैं डिफरेंट नेबर सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने के लिए। ये सेल वॉल की बात है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है